बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QTV शायर नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ महंगाई के कोड़ों से आवाम की पीठ नीली हो रही है तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की बर्फानी पहाड़ों में इंतखाबी सियासत का लावा उबर रहा है। जमहूरियत का मेला तो सजा है, लेकिन इस मेले के रंग इतने अजब हैं कि अकल दंग रह जाती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम वोट दें या ना दें, खिदमत का सिला नहीं रुकेगा, सहूलत मिलकर रहेगी। यानी गोया वोट अब एक ज़रूरत नहीं, महज एक रस्मी कार्रवाई बन चुका है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 18वीं तरमीम का जादुई चिराग लेकर पहुंच चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान ना सिर्फ खुद मुख्तार होगा बल्कि बिजली बनाकर इस्लामाबाद को भेजेगा। अब इस्लामाबाद बिजली खरीदेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद से चलने वाली हवाओं ने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन शुरू होने से पहले ही मैदान से बाहर धकेल दिया है। सोचने की बात तो ये है कि ये कैसी जमहूरी मार्का राई है कि जिसमें मरकज़ के इत्तेहादी गिलगित के पहाड़ों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवारें ताने खड़े हैं और जो असल अपोजिशन है इसे इंतखाबी दौर से ही माइनस कर दिया गया। क्या ये वाकई अवाम की तकदीर बदलने का इलेक्शन है या इक़्तिदार की बंदर बांट का नया खेल? ये जानने के लिए आज हमने सीनियर साफ़ी तज़िया का जनाब मुबशर बुखारी साहब को मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब मुबशर बुखारी साहब, क्या अपोजिशन जमातों को इंतखाबी अमल से बाहर धकेलने के बाद इन इंतखाबात को अवामी मैंडेट और आइनी तौर पर शफाफ माना जाएगा? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आप जब इंट्रो दे रहे थे तो मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा था। तो ये बड़ा आप देख रहे हैं टेलीविजन पे शोर होगा है कि जी KP में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, फिर ये कि असद कैसर साहब को नहीं जाने दिया गया, उसी की जाद में ख्वाजा साद रफीक भी आ गए, उनको भी राइट नहीं मिली क्योंकि वहां पे बैरिकेड किया हुआ था पुलिस ने रास्ता। फिर इसी तरह ही अगर आप देखें सलमान अकरम राजा साहब को नहीं जाने दिया गया। सो ये एक इलेक्शन की फिजा है GB में, लेकिन जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है जिसकी प्रेजेंटेशन तकरीबन 4 सूबाई असम्बलियों में है, नेशनल असम्बली में है, सेनेट में बड़ी तादाद में उनके लीडर्स को और पता नहीं खौफ क्यों है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप क्लेम करते हैं कि हम इतने ज्यादा पॉपुलर हैं तो आपको तो चाहिए था कि उन्हें भेजें अपने हाथों से। ये मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हुक्मरान जमातों के अंदर खौफ मौजूद है PTI की साइलेंट पॉपुलैरिटी का, जो वो स्ट्रीट में शो नहीं कर सकते लेकिन बहरहाल अपनी जगह पे वो मौजूद है और मुसल्लिम मौजूद है। बहुत सारी कोशिशें हुई उस मेजोरिटी को खत्म करने के लिए, उस स्पोर्ट बेस को खत्म करने के लिए। डेंट जरूर पड़ा है, ये नहीं कहा जा सकता कि आज से 2 साल पहले तक जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था उस पे है, लेकिन वो पॉपुलैरिटी आज भी कायम है और उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो रूलिंग एलीट है उसका बड़ा अमल दखल है, नंबर 1। नंबर 2, ये वोट शोट वाली बात जो है ना, ये भी मुझे समझ नहीं आती। अब इलेक्शन फेयर होगा तब भी इलेक्शन प्रोसेस, जमहूरियत, वोट, अवामी ताकत, ये सारे पाकिस्तान में रेलेवेंट हो चुकी हैं ये चीजें। ये आप पॉलिटिकल साइंस की किताबों में आप पढ़िए या फिलॉसफी की किताबें, पॉलिटिकल फिलॉसफी की किताबों में पढ़िए, क्योंकि पाकिस्तान में अब प्योर जमहूरियत तो है नहीं, शायद कभी भी नहीं रही। ये तो एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसका एक्नॉलेजमेंट कर चुके हैं, कन्वेंशन कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब भी और भी लीडर्स। मुबशर बुखारी साहब, ये इजहार तो उन्होंने दोनों पार्टियों के अहम लीडरों ने बबांगे दौल गिलगित
बल्किस्तान की पहाड़ियों में भी कर दिया है, जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ बहुत अरसे बाद जो है वो निकले और निकल कर ना सिर्फ गरजे बल्कि साथ रोए भी कि जनाब फिर वही पुरानी गिरदान मुझे क्यों निकाला गया। और फिर उसके बाद कहते हैं आप वोट दें ना दें हम जनाब फिर भी, यानी अगर वोट की वैल्यू ही नहीं है तो फिर ये इलेक्शन का ढोंग कैसा। उधर से अपना बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब आप 45 लेके आइए, 47 मैं प्रोवाइड करके दूंगा। यानी अब मांगे दौल खुद कहा जा रहा है 45 47 ही चलेगा यहाँ पे भी। तो फिर ये क्या ढोंग रचाया जा रहा है मुबशर बुखारी साहब? मैं अर्ज किए देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि हम ना इन दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट ठीक तरीके से नहीं कर रहे। लेकिन मैं पहले अपनी बात मुकम्मल शायद भाई कर लूं। जी जी। मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि वोट और ये बाकी चीजें मैटर ही नहीं करती। अब हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जिसमें हमारे ताकतवर हल्कों का इल्हाक है पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, और उस इल्हाक के नतीजे में और कोई भी पार्टी लाभ करेगी वो पावर शेयर जरूर करेगी। एक सीधा सा फार्मूला है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मियां नवाज शरीफ का है वो जरा अपनी तरफ से सिंसेरिटी शो कर रहे थे। वो ये कह रहे थे आप हमें वोट दे ना दे हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, वो यानी उनके भाई चला रहे हैं, लेकिन वो खिदमत हमें अभी तक नजर नहीं आई। वो फिर शुरू हो जाते हैं कि जी मैं जब था तो मैंने ये सड़क बनवाने का कहा। तो ये नारे के तौर पे ये जेस्चर देना ठीक है, उन्होंने सिंसेरिटी अखलास शो किया वहां पे जीबी के अवाम के साथ। जो बिलावल का कहना था उसको भी हम गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि फॉर्म 45 अगर होगा आपके पास तो फॉर्म 47 को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि असल में देखा जाए शायद भाई तो फॉर्म 45 की हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में बहुत अहमियत है। ये वो फॉर्म है जो मिलता है कैंडिडेट के नुमाइंदों को साइंड कॉपी। फॉर्म 47 थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका भी। तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर फॉर्म 45 को इंश्योर कर लेंगे तो फिर फॉर्म 47 वाली गेम डालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम जरा दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करें, लेकिन पॉइंट आप वाला ही है कि वोट मिले ना मिले, जिसने ताकत पे आना है उसने आना है। जीबी की बैकग्राउंड आपको बता दूं, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया था और खुद वो दौरे पे गए थे, और साथ में जनरल जियाउल हक साहब भी थे। और उसमें इन्होंने ये आज जहां पे दौरे कर रहे हैं गांचे वांचे ये इलाके, उस दौर में जुल्फकार अली भुट्टो साहब वहां पे फिर के आए और बहुत बड़ी सपोर्ट थी पीपल्स पार्टी की। फिर अगर आप दूसरा देखें तो 2008 में और 18वीं तरमीम के बाद, आई मीन नॉट 2008, 18वीं तरमीम के बाद बाकायदा उसको जो स्टेटस दिया गया वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में दिया गया। मैं वहां पे मैं 2-3 विजिट करके आया हूँ, और एक साहबी का यही होता है जब वो अपने फैमिली ट्रिप पे भी जाए तो साफती कर रहा होता है। मैं और मेरी बेगम दोनों यही करते रहे। वहां पे एक चीज तो ठीक है कि जो सबसे बड़ी वहां पे मेजोरिटी है वो है वहदतुल मुस्लिमीन के सपोर्टर्स की, स्कर्दू और आगे। दूसरे नंबर पे हमें जो नजर आती है सपोर्ट बेस स्ट्रॉन्ग वहां पे वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन आप ये देखिए कि वही जो बिलावल है, और बड़ी वैलिड बात है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं कि जब नेशनल इलेक्शन हो तभी आपका आजाद कश्मीर का इलेक्शन होना चाहिए, तभी आपका जीबी का इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ के लोग देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट किसकी है और फिर उस हिसाब से देखते हैं कि जनाब हमें क्या करना है, वोट जो है वो डाल दे ऐसी पार्टी को जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठी है ताकि हमें कुछ डेवलपमेंट शेयर मिल जाए। तो ये बड़ी वैलिड रीजन है। यही वजह है कि पीटीआई यानी के दौरे हुकूमत में आप देखें पीटीआई आ गई वहां पे। 2013 में जो है वहां पे मुस्लिम लीग नवाज के आ गए। उससे पहले जो इलेक्शन में फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। तो ये सिस्टम बजाते खुद हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अगर आप फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो ये वाली चीज कि फेडरल गवर्नमेंट एक जगह पे मौजूद है, और एक ट्रेंड है पाकिस्तान में कि 2 जगहों पे आजाद कश्मीर और जीबी में लोग मोस्टली
उस पार्टीज को उन पार्टीज को वोट करते हैं जो फेडरल में बैठी हो, या फिर फेडरल गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करती है, जैसे कि नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि पंजाब पुलिस को उधर भेजा गया है, तो पंजाब पुलिस वो वाले टैक्टिक्स यूज ना करे जो पंजाब में करती है। तो वो तो नजर आ रहा है कि वहां पे जिसे आप कहते हैं प्री पोल रिगिंग या इन्फ्लुएंस, वो वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो है, जो ये इलेक्शन हो रहा है, इसमें अवामी तरजीहात बमुकाबला अशराफिया दिखाई देता है? आप समझते हैं कि इस बार, जैसे आप बता रहे हैं सारा कुछ, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस बार वही पुराना ही सिस्टम रहेगा, या अवामी तरजीहात जीतने की जीत भी कहीं होती हुई आपको दिखाई देती है? गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं बड़े शानदार लोग हैं। दूसरी बात यह है कि उनका लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान में बुलंद तरीन है इस वक्त। अगर आप देखें उनका जो पॉलिटिकल विजन है वो भी बहुत शानदार है, मेहनती लोग हैं, और दूसरी बात यह कि सच बात कहना जानते हैं। ठीक। जीबी में अगरचे माजी में इन्फ्लुएंसेस यूज हुए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो जो वहां की शराफिया है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को और मैनेज कर लेती है, क्योंकि वहां एक इतनी एजुकेशन के बावजूद वो जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो मैटर करते हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि वहां पे अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन को इंजीनियर करें तो शायद आपके वो उतना आसान ना हो जितना कि माजी में होता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवामी तरजीहात का रिफ्लेक्शन आपको रिजल्ट्स में नजर आएगा, और अगर वो नजर नहीं आएगा तो जीबी के लोगों को जितना मैं जानता हूं वहां से, वो पीसफुल लोग हैं, वहां से पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जरूर आपको नजर आएगा। अच्छा, ये सूरत हाल देखते हुए आप समझते हैं कि जैसे आपने जिक्र भी किया है कि अवाम का जो रुझान है उसमें क्या इनके जो सियासी क़यादतें जाके वादे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो असरअंदाज हो सकते हैं अवाम पे, जबकि ना उनकी इन जो जा रहे हैं इनकी हुकूमतें हैं सूबे से और मरकज में, क्योंकि ये इत्तेहादियाँ ये तो ड्रामा कर रहे हैं वहां जाके, मुखालिफ एक दूसरे के बन के एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं अदर, और ये कब से वही वादे कर रहे हैं वहां पे, ना वहां बिजली का वादा कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स के वादे कर रहे हैं, मजीद दीगर सहूलियात के वादे कर रहे हैं जो अरसा दराज से करते आ रहे हैं और पूरे ही नहीं हुए, और यही लोग करते आ रहे हैं और हुकूमत में भी चले आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इलेक्शन में क्या होता है, मैंने एक 2013 में सिलसिला शुरू किया था जिसे प्रॉमिस ट्रैकिंग कहा जाता है वेस्ट बंगाल में, कि आप जो इलेक्शन स्पीचेस में या फिर मैनिफेस्टोज में जो वादे करते हैं हम उनको ट्रैक किया करते थे। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, हमने 3 पार्टीज का जब मैनिफेस्टो लिए और फिर हम इसलिए ट्रैक करने में कामयाब हुए 2013 में कि पीपीपी की गवर्नमेंट थी सिंध में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी फेडरल और पंजाब में, और पीटीआई की गवर्नमेंट थी केपी में 2013 में। तो हमने उन्हें ट्रैक करना शुरू किया, पता चला जी वो तो 80% वादे पूरे नहीं करते। तो उसी दौरान जब मैंने राब्ता किया, मसलन ताज हैदर साहब मरूआ दुनिया से जा चुके हैं, उसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज के कुछ दोस्त, पीटीआई के कुछ दोस्त, कि आप मैनिफेस्टो कैसे तैयार करते हो, आप ये नहीं देखते कि वादा काबिल अमल है कि नहीं, क्या आप ये नहीं देखते कि अगर आपके पास हुकूमत आ गई तो आप जो है उसको कैसे काबिल अमल बनाएंगे, रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट, क्या ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी 3-4 चीजें मोटी मोटी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि यार ये कर लेंगे, और इनको करने के लिए अवाम से टैक्सेस हम इकट्ठे कर देंगे, बाकी वादे हम सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी तरह स्पीचेस जो होती हैं वो वोटर्स को एंटाइस करने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए होती है, और बड़ा दिलकश है मसलन मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि गिलगित में बोइंग तैयारा आएगा, क्योंकि अभी तक एटीआर जाता है उधर। तो आप और मेरे जैसे बंदे के लिए तो दिलकश हो सकते हैं ना शायद भाई, क्योंकि अगर आप टाइम बचाने के लिए, अभी जो चिलास वाला रास्ता है वहां 2 डैम्स की वजह से सड़क बहुत खराब है, और जाते जाते आपको, मैंने एक बाय रोड ट्रेवल किया, मुझे लाहौर से वहां तक मुसलसल नॉन स्टॉप
दरम्यान में सिर्फ एक ब्रेकफास्ट था, एक आध डिनर था, 28 घंटे लगे, 28 घंटे बाय रोड। उसकी वजह कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। मैं वहां से आया, वापस गया, अब आप और मेरे गया मैं स्कर्दू से 3 घंटे की फ्लाइट से गिलगित यूनिवर्सिटी में एक खताब था। तो ये वाला मामला है कि वो एंटाइसिंग है, तो ये असरअंदाज होते हैं। लेकिन जब कहीं पे अवाम, जो आपने इंट्रो में कहा कि महंगाई के कोड़े खा रही है, हालांकि और महंगाई के कोड़ों की वजह से आपको पता है जीबी का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है। वहां पे टूरिज्म कम हो गया है, उनकी इकोनॉमी है टूरिज्म पे, और वहां टूरिज्म ही कम हो जाए तो उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ गया। तो ये कोड़ों की वजह से शायद उतने एंटाइसिंग नहीं रहेंगे। वन, दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी पीटीआई का हामी नहीं रहा। इमरान खान साहब से मेरी पुरानी शनासाई जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ, 97 में उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, बल्कि उससे पहले जब वो क्रिकेटर थे, 96 का वर्ल्ड कप जब वो जीते मैं साफी बन चुका था, उससे पहले भी जो है वो मामला उनसे गुफ्तगू रही, मुलाकातें रही। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ, सबसे बड़ा क्रिटिक आप मेरा ख्याल है कि पीटीआई दौर में कम से कम मेरे 500 प्रोग्राम तो पड़े होंगे कि मैं पीटीआई को उसकी परफॉर्मेंस में क्रिटिसाइज कर रहा था। लेकिन ये कहना पड़ता है कि जो आप पीटीआई के साथ कर रहे हैं, इसको कम से कम ब्लंटली सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है इलेक्शन, अगर आप और आपके प्रोग्राम में अभी तक किसी ने कहीं भी पॉइंट आउट नहीं किया। शायद भाई चलिए आपसे मोहब्बत है, मैं सोच रहा था इस पे एक इंग्लिश में पीस लिखूंगा। अभी आपको पता है यूरोपियन यूनियन की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में थी कल परसों। उन्होंने जो इसाक डार साहब के साथ गुफ्तगू यानी जो मीडिया टॉक करते हुए उन्हें एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस जो है इट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। और उसमें पाकिस्तान पे जो है ना एक रेड फ्लैग जो है वो लहरा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हमें कॉशन मिल चुका है। अभी जो गवर्नेंस की सूरत हाल है नंबर 1, नंबर 2 रूल ऑफ लॉ की जो सूरत हाल है वो अपनी जगह पे मौजूद है, और तीसरी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो ये केस जो है पीटीआई वाला, इसमें बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है जो कि रिकॉर्ड कर रही है यूरोपियन यूनियन। आपके प्रोग्राम की तवसत से मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बी वॉचफुल, ये खुदाना आस्ता हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। आपको अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करनी है और ह्यूमन राइट्स पे तवज्जो देनी है, और उसमें आपको पीटीआई के साथ जो काम कर रहे हैं उससे जरा थोड़ा सा बैकफुट पे जाना नहीं। मुबशर बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कोई नए लोग तो नहीं हैं, ये तो आजमाए हुए लोग हैं। ये आमतौर पे कहा जाता है कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो बार बार हुकूमतों में आए हैं और इन चीज़ों को समझते भी हैं। इसके बावजूद इस बार तो बड़ी दलेरी के साथ हर चीज़ को अपने कंट्रोल में किया जा रहा है, और करने के बाद जैसा आपने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम जो है उसका भी अलानिया कहा जा रहा है। जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो उसके मनफी असरात क्या होंगे इंटरनेशनल तौर पर भी और डोमेस्टिक तौर पर अंदर से भी, जो अलावा फूट रहा है आवाम के अंदर, इन सब का उनको एहसास तो है, लेकिन वो इसको अपनी उसमें ला ही नहीं रहे हैं। इसको कुछ समझ ही ना, आवाम को कुछ समझ रहे हैं ना, अब सालिस बन के दुनिया को वो जो है वो समझ रहे हैं कि हम अब वहां पहुंच चुके हैं जहां हमें कोई भी ज़िक्र नहीं पहुंच सकती किसी हवाले से। मेरे जैसे बंदे का डायलेमा ये रहा है शायद भाई कि जब मैं इस तरह की बात और जब मैं पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता हूं तो फौरी तौर पे एंटी स्टेट होने का जो है ना इल्जाम लग जाते हैं। हालांकि मैं बारहा लिख के भी बोल के भी ये कह चुका हूँ कि ये जो मैं कहता हूँ ये वतन की मोहब्बत पे कहता हूँ, और उसमें मुझे सिर्फ यही खौफ होता है कि पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे कोई आंच ना आए। और हमें ये भी नजर आ रहा होता है कि जो पॉलिसीज आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान का या रुसवाई हो सकती है या पाकिस्तान को किसी और फ्रंट पे नुकसान हो सकता है। जैसे अभी मैंने बात कही कि यूरोपियन यूनियन की डीपी ने ये स्टेटमेंट दिया
और वो स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दिया, राइट? वो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कॉशन छुपा हुआ था। इन नहीं, लोगों आप को ये आप मुबश्शिर बुखारी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसको वही जो आपने बात की कि मुल्क मुखालिफ एजेंडे में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये सब कुछ पीटीआई करवा रही है, उनके प्रोपेगेंडा जो है चैनल, वो ये सारा कुछ करवा रहे हैं जो वहां पे मुतहर्रिक है। हालांकि अगर आप देखें, ना आपके ना मेरे कोई जो है कुछ सियासी मकासद हैं या किसी के साथ नजरियात मिलते हैं, हम बिल्कुल अलहदा होकर बात करते हैं कि क्या ये चीजें जो बात हो रही है, चाहे इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है या अंदर से बात हो रही है, ये है तो ठीक है ना। यहाँ कानून और इंसाफ नहीं है, यहाँ पे जो है वो आम इंसान के हकूक जो है वो मजरूह किए जा रहे हैं। यहाँ तालीम और सेहत की सहूलियात नहीं दी जाए, बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे हैं। जब ये सारा कुछ हो रहा है, बजाय इसको मानने के, इसका अजाला करने, हम गलतियों पे गलतियां करते हुए खुद को इक़्तिदार में आके इतना मजबूत क्यों समझ लेते हैं कि हम फॉर एवर हैं और हमें कोई भी हिला नहीं सकता। देखिए शायद भाई मसला ये है कि जो इक़्तिदार का नशा होता है उसका खुमार बड़ा मजबूत होता है, और फिर जब आप इक़्तिदार में होते हैं ना, आपके हमनवा इतने ज्यादा पैदा हो जाते हैं जो आपकी गलतियों पे ही वो तालियां बजा के कह रहे थे, वाह आपने बहुत ही बेमिसाल काम किया, इसकी तो कोई नजीर ही नहीं मिलती। ऐसे में आप फिर अपने आप को एलिवेटेड फील करते हैं। यही हुआ है हमारे हुक्मरानों के साथ। और फिर उसमें जब इतने ज्यादा हमनवा, जिन्हें क्या मैं कहूँ, उनके लिए मैं कोई बुरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन हमनवाई कह दीजिए, वो जब आपकी गलतियों पे आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आप फिर अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं। आप यही समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बाकी तमाम कुछ अपना मुबश्शिर बुखारी साहब अगर वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अब पहली दफा आया है, इसको देखते हुए क्या आप समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो आइंदा जनरल इलेक्शन होगा, या अव्वल तो नजर तो नहीं आता, लेकिन अगर होता है तो इसी तरह का ये होगा ना, जैसे गिलगित बल्दिस्तान में हो रहा है या आजाद कश्मीर में होगा। ये सूरत में तो हमने, हमारे हुक्मरानों ने या उनकी पुष्पनाई करने वालों ने कुछ सबक तो नहीं सीखा ना अपनी गलतियों से, या अजाला तो नहीं किया जी, कतई नहीं सीखा। और यही बात है कि अगर आप रवैये देखिए, ये जो जितनी जमातें इक्तदार में है वो तमाम है, पीटीआई है, अगेन केपी, पीएमएलएन, वही 2013 वाला सिनेरियो, पीपल्स पार्टी इस दफे बलूचिस्तान में भी हुकूमत साथी और पीएमएलएन उसके साथ है। इनका एटीट्यूड ही है। अभी नहीं इस चीज का अंदाजा हो गया है कि देखिए अब इक्तदार का रास्ता वोट के जरिए नहीं जाता, इक्तदार का रास्ता कहीं और से जाता है, और यही वजह है कि वो अवाम से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अब मैं पंजाब की मिसाल दूं, मरियम नवाज शरीफ साहब बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है अपने वोट बैंक से। और फिर दूसरी बात यह कि चलिए आप अगर वो कहीं पे मेरिट को भी फॉलो कर रहे हो, क्लेम है ना हमारे मेरिट को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इतनी दास्तानें हैं कि यहाँ पे आप अनाउंस करते हैं जी ये पंजाब पोर्टल पे चले जाए, वहां पे पैसे भी रखे हुए हैं, मसलन किसी जॉब के लिए 5,000 का आपको ड्राफ्ट भी साथ देना है, और उसके बाद में पता चलता है कि बंदा तो पहले ही आपको सिलेक्ट करके रख चुके हैं, यानी लोगों से, कैंडिडेट से आप रकम भी ले रहे हैं, और उसमें बहुत किसी का कुबरा निकलता है, गरीब आदमी का तो ऐसी स्लॉट पे निकलता है जहाँ पे 50 सीटें हैं, वहां पे आपने कुछ मेरिट पे भी 2-4 कर दिया, वरना आपने पहले से सिलेक्टेड लोगों को कर दिया। यही हाल जो है पीपल्स पार्टी का है, और मोर और लेस यही हाल पीटीआई का है। केपी में अभी जरा कंपोजिशन उनके पीटीआई के लोगों को प्रॉब्लम क्या हुआ है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है कि कैबिनेट में जो लोग शामिल किए हैं उनके प्रोफाइल्स पे एतराज है पीटीआई के अपने लोग, तो हर जगह पे ये चल रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि ये जो लीडर्स जमहूरियत 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 के नारे लगा रहे होते हैं, इनका अपना जमहूरियत पे एतबार नहीं होता, और इन्हें एक आसान रास्ता मिला हुआ है इक़्तिदार तक जाने का, और वो है
गठजोड़, यही मैं कह सकता हूँ। शायद भाई नहीं है इससे ये ज्यादा जिनकी सरपरस्ती में जो है वो खुद को इतना मजबूत समझते हैं और समझते हैं कि हम बार बार जो है हम आ सकते हैं और हमने उनको खुश जब तक रखेंगे और हमसे ज्यादा उनको को खुश नहीं रख सकता, तो फिर खौफ कैसा कैदी नंबर 804 का? फिर क्यों धड़ल्ले से कम इलेक्शन तो करवा लें, ठीक कोई उसमें तो जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को तो दुरुस्त कर लें, कुछ अवाम में तो आ जाएं। जब ये सारी चीजें हैं इनके पास तो फिर इतना खौफ क्यों है उससे, एक शख्स से? अच्छा, ये बात मैं भी मानता हूँ। अच्छा, वो शख्स तो जेल में है, उसने तो डायरेक्ट जाना नहीं। दूसरी बात ये है कि पीटीआई के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको पार्टी के तौर पे तो इमरान खान ने खुद भी बनने ही नहीं दिया पार्टी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन उस तरह की नहीं है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डैमेज स्ट्रक्चर है उससे भी आप डर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब कौन से अवामी लीडर, लाइकवाइज बैरिस्टर गौहर अगरचे वहां पे गए, लेकिन ठीक बात है कि वो एक्टिविटी उस तरह नहीं कर सके जिस तरह बाकी कर सके हैं। उनसे वो कितने को अवामी है बेचारे, वो तो कोई गर्मी पैदा करने वाली तकरीर भी नहीं कर सकते, ना ही सलमान अकरम राजा कर सकते हैं। असद कैसर साहब कितने को बड़े अवामी लीडर है, ठीक है वो स्पीकर है, लेकिन अवामी लीडर पॉपुलैरिटी वाला सीन नहीं है। तो फिर उसके बावजूद अगर इतना खौफ है तो फिर मेरा ख्याल है अच्छा, कि कहीं ना कहीं खौफ की फजा में आखिरी सवाल, डील और ढील की बातें भी साथ साथ आती रहती हैं, मुलाकातों के अहम मुलाकातों के चर्चे भी होते रहते हैं। आप समझते हैं कि कोई वाकई पसे पर्दा ऐसा भी सिलसिला चल रहा है जिसका खौफ इस हुकूमत के इत्तेहादियों को रहता है हर लम्हे? मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पे बता सकता हूँ, उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तजर्बे की बुनियाद पे ये कि जब भी कोई लीडर जेल में होता है, बड़ा लीडर, उसके साथ मुलाकातें, उसके साथ रवाबित, अगर मुलाकातें ना हो तो रवाबित जो है कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होते। मैं यह बात आपको आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बता सकता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बता सकता हूँ, इवन बीबी जब एग्जाइल में थी तब भी क्या रवाबत है, किस तरीके से गुफ्तगू होती थी। और यही हाल है कि इमरान खान साहब जेल में है तो उनके साथ भी राब्ते का सिलसिला जो है मुनक़ता नहीं हुआ, उसमें फार्मूला डिस्कस होते हैं, लेकिन अभी तक जिस मकाम पे ताकतवर हल्कियों ने लाना चाह रहे हैं उस मुकाम तक वो आ नहीं पा रहे। तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि वो डटे हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, उनकी डिमांड जो है वो ताकतवर हल्के नहीं मानते, ताकतवर हल्के जो उन्हें प्रपोजल देते हैं वो नहीं मानते, इस वजह से ये सारा मामला। अच्छा, आखिरी सवाल मुबशर बुखारी साहब के अवाम की नब्ज़ पे ये साहब इक़्तिदार जो हैं वो इत्तेहादी बन पर के भी उंगली नहीं रख सके, लेकिन वो जेल में बैठा एक शख्स वहाँ से भी अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखे हुए है। क्या आप समझते हैं कि वाकई आज भी पॉपुलैरिटी उसी की है और ये अवाम में वो माइनस नहीं ये माइनस नजर आते हैं जिसके ये दावेदार? शायद भाई मैं माफी के साथ ना आपके डिक्शन से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। पता उससे भी नहीं है जो जेल में बैठा है कि अवाम की नब्ज क्या चीज होती है, लेकिन वो अवाम उसकी मोहब्बत में, उसके स्पोर्ट बेस खसूसन पंजाब में और केपी में खसूसी तौर पे उसकी मोहब्बत में अंधी तकलीफ में गिरफ्तार है। यही वजह है कि वो सच कहता था तो ये आवाज लगाते थे कि सच है, वो झूठ कहता था ये आवाज लगाते सच है, वो यू टर्न लेता था कहते थे उसने ठीक किया, वो स्ट्रेट जाता था ये कहते हैं ठीक किया। क्रिज्मेटिक लीडर है, ये कहा जा सकता है कि उसकी ग्रिप जो है अवाम पे मजबूत है, अगर तो उसका कोई राब्ता नहीं, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, उसका कोई फोटो नहीं आता। ये अलग बात है कि हुक्मरान जमातों के जो रुकन है वो कहते हैं जी वो सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स ही है, नहीं ये गलत कहते हैं, वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं है, बहुत बड़ी साइलेंट सपोर्ट है। 14.5 करोड़ पंजाब की अवाम है, यानी सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, ताई शानदार सपोर्ट में से यहाँ पे खामोश रहते हैं। वो कहते हैं कि ओके
जब हमारा वक्त आएगा हम वोट से, बैलेट से या किसी और तरीके से, यानी कोई भी जमहूरी वे हो उसमें हम करेंगे। यही हाल केपी का है, वहां पे पुअरेस्ट परफॉर्मेंस रही। उसका सबूत यह है कि अभी नैब ने जो कल 4 अरब दिए हैं कोहिस्तान स्कैंडल वाले केपी गवर्नमेंट को, उन्हीं के दौर में वो स्कैंडल हुआ, उन्हीं के दौर में पैसे खाए गए, उन्हीं के बंदों से रिकवरी उन्होंने दी गई। यानी ये एविडेंस है कि वहां पे करप्शन हो रही थी, वहां पे गवर्नेंस अच्छी नहीं है, लेकिन वहां पे फिर भी स्पोर्ट बेस ये है कि देखिए इतने बड़े बड़े लीडर, मौलाना फजलुर रहमान वाइप आउट, पीएमएलएन वाइप आउट, पीपीपी जिसने रूल किया वाइप आउट। लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वहां पे वो एएनपी का है, जिसका मुझे जाती तौर पे बड़ा दुख है। एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम उसका ड्यू मिलना चाहिए था, लेकिन हिस्सा देने वालों ने उनको बिल्कुल ही कॉर्नर पे रखा। ऐसा ही जनाब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तजियाकार मुबशर बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान शायर नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सबका अल्लाह ने